नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में हमने पिछले 4 वीडियोज़ में काफ़ी चीज़ें आपको बताई है। उसमें आपका बेसिक्स बिल्कुल लगभग बेसिक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आज हम लोग एक बात शुरू करेंगे, एक चैप्टर शुरू करें, बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर बैंकिंग को समझा जाता है कि जहाँ पैसा जमा करो और निकालो, ज़रूरत पड़ने पर निकालो और ज़्यादा हो तो जमा करो, यही समझा जाता है। लेकिन आज हम इस बैंकिंग को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक स्टूडेंट के रूप में समझेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में जो प्रश्न आते हैं अर्थव्यवस्था में, तो बैंकिंग से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। आज हम लोग बैंकिंग शुरू करें, हो सकता है ये एक वीडियो में या एक से अधिक वीडियो में इसको मैं आपको बता सकूं। सबसे पहले हम बैंक क्या होता है। बेसिकली बैंक तो हम वही समझते हैं कि भाई जहाँ पैसा रख देते हैं और बाद में निकाल लेते हैं। हाँ, सही है काफ़ी हद तक। तो एक बेसिकली अगर आप थोड़ा इसको प्रोफेशनली पढ़ें तो बैंकिंग एक वित्तीय संस्थान होता है जहाँ हम अपनी बचत का एक कुछ हिस्सा रखते हैं और साथ में अपनी ज़रूरत के समय पैसे निकालते हैं। तो आजकल तो सरकार बहुत ही इसमें योगदान देती है कि जनधन खाता सरकार ने खुलवाया। बैंकिंग सभी के लिए होना चाहिए। बैंकिंग एक तरीके से सामाजिक संरक्षण सुविधा उपलब्ध कराती है। उसी के माध्यम से सरकार की कोई भी मदद आती है, पारदर्शी तरीके से किसी भी तक पहुंच सकती है आप एक दूसरे से। तो बैंकिंग व्यवस्था तो हम थोड़ा सा बैंकिंग ये तरलता प्रदान करती है आपको। कभी तरलता का मैंने आपको बताया था सरलता से, कि जहाँ भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आप बैंक जाते हैं। अब तो ATM है, उसके फ़ोनपे वगैरह से आप पैसे तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सब बैंकिंग का ही एक तरीके से, बैंकिंग व्यवस्था के कारण ही ये संभव हो पाया है। तो अगर हम बैंकों के थोड़े इतिहास के बारे में बात करें, देखिए पहले तो आज से 200-300 साल पहले कोई बैंकों का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। 1786 में पहले जनरल बैंक ऑफ इंडिया, भारत के एक तरह से पहला बैंक जो ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। ब्रिटिश ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सारा केवल लूट ही करते थे, वो कुछ अपने उद्देश्य से जैसे बैंकिंग की स्थापना करना तो किया, लेकिन उससे कोई भारतीयों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग बैंक, जैसे प्रेसिडेंटी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंटी हो गई, मुंबई प्रेसिडेंटी, मद्रास प्रेसिडेंटी में तो एक बैंकिंग की स्थापना की थी। तो सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापित किया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1870 में हुई थी। इलाहाबाद बैंक 1865 में पहले बैंक थे। तो भारतीय तो हमको इतिहास पता होना चाहिए, वही बहुत कई पेपर में नहीं आता, कभी SSC वगैरह में आ गया कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1865 में। ये सबसे पहले कौन सी बैंक स्थापित की गई, तो मद्रास कलकत्ता बैंक 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। 1911 में सेंट्रल बैंक, जिसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, में भारतीयों के स्वामित्व वाला पहला प्रबंधन बैंक बना, ये याद रखना है। उसके बाद 1921 में ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक मैंने आपको बताया, कलकत्ता, मुंबई, बॉम्बे और साथ में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया। बाद में यही चल के SBI बनेगा। 1955 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। तो बैंकिंग क्या था, थोड़ा सा बैंकिंग जहां हम अपने वित्तीय संस्थान है, जहां ग्राहकों को अपने लेन देन की सुविधा उपलब्ध होती है, वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद हमने थोड़ा बैंकिंग इतिहास में पढ़ लिया। 1867 में 86 में पहली बैंक की स्थापना हुई। बाद में 1809, 1840 और 1843 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बैंकिंग की स्थापना की गई। इलाहाबाद बैंक 1865 में बना, जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा स्थापित था। उसके बीच पंजाब नेशनल बैंक भी बना था 1894 में। ये पूरी तरह से भारतीय, हाँ अगर प्रश्न कभी आ जाए पूरी तरह से भारतीय पूंजी से शुरू किया बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक होगा, ना SBI होगा, ना CBI होगा, पंजाब नेशनल बैंक आंसर होगा। 1894 में शुरू, इसमें कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा था। 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी की बैंकों कलकत्ता, बॉम्बे और साथ में बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके इंपीरियल बैंक भी आ गया। इंपीरियल बैंक को बाद में 1955 में सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। थोड़ा सा बैंकों की इसी था ना, बहुत महत्वपूर्ण है बैंकों का नेशनलाइजेशन। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो ज़्यादातर लोगों के पास ना तो खाते थे। बैंकिंग व्यवस्था तो मैंने आपको बताई शुरू हुई हो चुकी थी, 1955 में ही बैंकिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, खाते इंदिरा गांधी जी की सरकार में उन्होंने बैंकों नेशनलाइजेशन की ओर को। नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ करता है राष्ट्रीयकृत करना, मतलब किसी निजी संपत्ति को सरकार के अंडर में लाना।
निजीकरण होता है सरकारी संपत्ति का हिस्सा प्राइवेट को देना, और राष्ट्रीयकरण होता है कि हम किसी निजी संस्थान को सरकार के उसमें अधिग्रहण सरकार ले रही है उसका, ठीक है। तो इसका मेन जो उद्देश्य किया गया, इसलिए किया गया कि लोगों को, अगर सरकार के अंडर में जो बैंक होगी उसमें देखिए लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, तो हमें कल्याणकारी दृष्टिकोण ही अपनाना था कि बैंक पहले सरकार के अंडर में कर लेते हैं, फिर बाद में लोगों को खाते खुलाया जाए, फिर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसलिए सरकार ने नेशनलाइजेशन किया था 1955 में। सरकार और भी छोटे छोटे बैंक थे जिनको मिला के सबको एक साथ लाना, काम सुचारू रूप से काम चलाना, ये मेन यही पर्पज था कल्याणकारी नीतियों को, जनहित का उद्देश्य को सबसे ऊपर रखते हुए सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, जो इंपीरियल बैंक थी 1921 में, जिसको तीनों मिला के बनाए गए थे, उसको हमने नाम दे दिया स्टेट। जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देखते हैं यही है, इंपीरियल बैंक थी पहले 1921 में, जो 3 प्रेसिडेंसी को मिला करके कि बैंकों को मिला करके बनाया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक विधिक निकाय, क्योंकि एक कानून के माध्यम से लाया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत की गई थी। सिर्फ 8 निजी क्षेत्रीय राष्ट्रीयकरण करने के लिए SBI ने सबसे पहले 8 जो बैंक थे उनको इसमें शामिल किया गया 1959 में, और SBI को एसोसिएट नाम, मतलब कुछ और 8 बैंक मिला करके SBI को नाम। पहली बात इंपीरियल बैंक होता था ही, छोटे छोटे और 8 बैंक थे जिनको मिला करके SBI बनाया गया। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो नेशनलाइजेशन की सबसे पहले जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी 1969 में, इन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन बैंकों का कि जिनकी संपत्ति 50 करोड़ रुपए से, उसमें 50 करोड़ बहुत होता था बैंकों के लिए भी। आज तो की अलग बात, 1969 में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी की सरकार में किया गया था। मेन इनका पर्पज ये थे कि बैंकों के माध्यम से कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना। इसमें थोड़ा नाम एक बार चलिए, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और यूको। आज देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ने, ये सब क्या सरकारी बैंक हैं। तो ये सब कभी 1969 के पहले प्राइवेट बैंक हुआ करती, सरकार ने इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया था। उस समय तो जब सरकार जब नई बनी थी तो उनका मेन ध्येय हुआ करता कि ज़्यादातर दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण, मैंने आपको बताया था, भारतीय राज्य व्यवस्था में बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ज़्यादातर सरकार ही ज़्यादातर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए, तो इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति थे। मतलब यही था कि सरकार के अंडर में ला करके लोगों को कल्याणकारी नीतियों से जोड़ करके अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जाए। इसमें जैसा आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, PGI बैंक। तो इस तरीके से 1980 में तो याद रखने कई बार पूछा जाता है पहली बार बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया 14 बैंकों का, तो पूछे 1969, और बाद में 6 बैंकों का और किया गया 1980 में। तो कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी रहे कि नहीं रहे। तो इससे क्या हुआ, सरकारी नियंत्रण तहत बैंकिंग जनता को बैंकों की स्थिरता से संबंधित निहित विश्वास और अत्यधिक विश्वास। भाई अगर सरकार के नियंत्रण में होगी कोई चीज़ तो लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू निजी, कि भाई सरकार निजी को कई बार आप देखिए बैंकिंग के नाम पर ठगी हो जाती है, लेकिन सरकार के अगर अंडर में रहती है बैंक के तो लोगों को ये भरोसा होता है कि अगर हमारा पैसा कुछ भी हो तो सरकार हमारी मदद करेगी। अभी भी देखिए सरकार ने अभी 2-3 साल पहले बजट में लाया कि अगर आपका पैसा बैंक में डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी सोच है। उसके बाद बचत अधिक दृष्टिकोण, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कृषि और लघु उद्योगों के लिए हम ऋण आसानी से ले सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था को देश में मजबूत करना। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी, निजी क्षेत्र जो हतोत्साहित होता है, उसके साथ साथ बैंकिंग जो व्यवस्था का मेन उद्देश्य थोड़ा एक तरह से नकारात्मक होता है कि भाई आप केवल कल्याणकारी कर रहे हो तो फिर बैंक का क्या फायदा। उसके साथ साथ NPA बढ़ने लगा। मैंने आपको बताया, देखिए भारत में अभी भी जो लोन लिया जाता है उसमें लगभग 8% सरकारी बैंकों और 92% प्राइवेट बैंकों के द्वारा दिया जाता है। प्राइवेट साहूकार, लैंडर या जो प्राइवेट बैंक है उनके द्वारा दिया जाता है। अब आप देखिए कि 8% में अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि चुनाव में क्या आता है कि सरकार कर्ज माफ़ी कर देगी। तो इससे क्या होता है,
अगर बिना तर्क विवेक के कर्ज माफ़ी की जाती है तो उससे एनपीए बढ़ता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। 90 दिन तक, मान लीजिए आज मेरी डेट जमा करने की है, अगर इसके 90 दिन तक भी मैंने अपने नहीं दिया तो जो मैंने ऋण लिया था वो एनपीए घोषित हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंकों को डिफ़ॉल्ट, बैंक भी नुकसान झेलती है और साथ में जो लोन लेता है उसको तो डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बैंकों के निजीकरण के बारे में चीज़ें बता दी। ये थोड़ा सा एक बेसिक जो बैंकिंग के बारे में लगभग चीज़ें पता होना चाहिए। बैंक क्या होता है, बैंक, उसके बाद बैंकिंग कौन कौन सी बताएं, बैंकिंग कब शुरुआत की गई थी, बैंक के लाभ क्या होते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, कब किया गया, उसके साथ साथ क्या इनके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट थे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बैंक थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आके बैंकिंग मौद्रिक नीति, बैंकिंग की जो भारतीय रिजर्व बैंक की तो आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में चर्चा करें। देखिए, अनेक बैंकों की स्थापना तो हो गई, लेकिन इन बैंकों का भी एक बैंक चाहिए ना भाई, इन पर बैंकिंग में तो कोई कंट्रोलर चाहिए। तो इसके लिए था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1934 में। बेसिकली 1934 में एक एक्ट लाया गया, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की, जिसका आज भी मुख्यालय मुंबई में है। ये भारत का केंद्रीय बैंक होता है, सारे बैंकों का बैंक होता है। उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 का उद्देश्य नोट जारी करना, भंडार बनाए रखना, लेकिन अधिनियम बैंकिंग अधिनियम विनियमन शामिल, लेकिन अधिनियम में बैंकिंग विनियमन शामिल था। शुरुआत में कुछ इतने अधिकार आरबीआई को भी नहीं दिए गए थे, बाद में बहुत अधिकार दिए गए। फिर बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से आरबीआई को नियामक और पर्यवेक्षी शक्ति दी, एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की, मतलब आरबीआई को और मजबूत बनाया गया। सबसे पहले ध्यान रखना है, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि हमें बैंकों की एक केंद्रीय बैंक की जरूरत हो, जो बैंकों का भी बैंक हो, जो बैंकों को भी हर तरह से सक्षम बनाए, मजबूत बनाए। उसके साथ इसको बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1944 की बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से आरबीआई ने नियामक और पर्यवेक्षी शक्ति की विस्तृत श्रृंखला प्रदान की। उसके बाद फिर आरबीआई के कार्य, ये बहुत पूछे एक बार पेपर में आया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो देखिए, आरबीआई सबसे पहले बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, नंबर 1। क्यों? क्योंकि जितनी सारी बैंक होती हैं भारत में, जितनी भी बैंक है, इन सबका कंट्रोलर आरबीआई के पास में ही होता हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे अगर इन बैंकों की क्या दिक्कतें हैं, सारा आरबीआई के अंडर में ही आता है। सबसे पहले ये बैंक ऑफ आरबीआई इन बैंकों की देखभाल करता है, इनकी हर तरह से मदद करता है ताकि बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दूसरा आरबीआई उद्देश्य, ये नोट, 1 रुपये से ज़्यादा के नोट और साथ में 1 रुपये से ज़्यादा के नोट आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये या जितने सिक्के होते हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता, बल्कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, याद रखना है। सबसे पहले कौन? आरबीआई जो है ये 1 रुपये से बड़े नोट जारी करता है, चाहे तो 2 रुपये का हो, चाहे 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, 1000 का। अब तो 1000 बंदी 500, जो भी नोट जारी किए जाते हैं आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। और 1 रुपये के नोट या सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट में जो साइन होता है वो वित्त सचिव का साइन होता है, ये एक आईएएस ऑफिसर होता है सीनियर। तो इस तरीके से, जबकि जो बाकी आप नोट देखेंगे, कोई भी आप नोट उठा के देखिए 1 रुपये से बड़ा, उसमें लिखा मैं धारक को 10 रुपये देने अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे साइन रहता है रिजर्व गवर्नर, आप रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है। तो इस तरीके से वो रिजर्व बैंक जारी करता है और इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय, सिक्के और 1 रुपये के नोट को। सरकार का बैंकर काम करता है, ये सरकार को भी ऋण प्रदान करता है। मान लीजिए अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो सरकार क्या करती है, बैंक से अक्सर पैसा, रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती है किसी कम ब्याज पर, बाद में उसको वापस कर दिया जाता है। मुद्रास्फीति के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है ये मौद्रिक नीति तय करती है। अभी मैं इसको आप और अच्छे से बताऊंगा, याद रखना। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक आरबीआई तय करता है और राजकोषीय नीति सरकार तय करती है। कई बार पूछा गया, मौद्रिक नीति तय करता है रिजर्व बैंक, सरकार, वित्त मंत्रालय कौन? तो बेसिकली सरकार या वित्त मंत्रालय जो भी दे रहे हो आप उसमें सरकार में टिक करेंगे, वित्त मंत्रालय, ठीक है, केंद्र सरकार का। उसके विदेशी मुद्रा नियामक है, रेगुलेट करता है, बताया ना, विनियमन एक्ट 1934 के अंतर्गत 1949 के अंतर्गत इसको विनियमन का भी अधिकार दिया गया। तो परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है। ये क्या करता है कि
अपने पास हमेशा एक रिजर्व निधि की जो नोट छापी जाती है ना, ऐसी नहीं छापी जाती है कि कितना भी आप नोट छापना एक लिमिट से ज़्यादा भारत में या पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का सबसे प्रबल कारण बन सकता है। तो इसलिए अगर आरबीआई जो नोट छापती है अपने पास एक लिमिट में सोना, उसके साथ साथ कई चीज़ें वो अपने पास बुलियन रखती है, उसी अनुपात में ही छाप सकती है। कम से कम 200 किलो का सोना उसके पास रहता है, हमेशा मौजूद रहता है। तो इस तरीके से नोट नहीं छाप जाता। आप कागज़ की तरह नोट, फिर कागज़ और नोट में अंतर ही क्या रहेगा। तो नोट छापने के एक पूरा प्रॉपर वे होता है, उसी के अनुसार नोट एक लिमिट तक ही छापा जा सकता है। उसके बाद विकास कार्यों के लिए ऋण देना बैंकों को, अक्सर अभी मैं आपको बताऊंगा रेपो रेट, जब रिजर्व रेट तब बताऊंगा। तो मेन आरबीआई के कार्य आपको याद रखना है। उसके बाद सरकार आईएमएफ वगैरह में जो वैश्विक स्तर पे जो वित्तीय संस्थान है उन पे एक एजेंट के रूप में आरबीआई काम करता है। आरबीआई के गवर्नर वहाँ जाते हैं, आरबीआई के सदस्य जाते हैं। इस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में लगभग मेन जानकारी जो होनी चाहिए कि कब स्थापित हुआ। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत भारतीय विनिमय अधिनियम 1949 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से आरबीआई को नियामक और पर्यवेक्षी की एक विशेष श्रृंखला प्रदान की। आरबीआई के कार्य क्या? मुद्रा, द इश्यू ऑफ करेंसी, सरकार के बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बैंकों का बैंकर और सरकार का बैंकर, मुद्रास्फीति का लक्षीकरण, टारगेटिंग, विदेशी मुद्रा विनियमन, विकासात्मक कार्य। उसके बाद अन्य कार्य जैसा आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब हम आते हैं थोड़ा मौद्रिक नीति क्या होती है। देखिए, आरबीआई गवर्नर और साथ में आरबीआई में 3 और सदस्य होते हैं। ठीक है, ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, आरबीआई को एक तरीके से एक समिति बनाती जाती है, मौद्रिक समिति बनाई जाती है, जिसमें आरबीआई गवर्नर, 2 आरबीआई के सदस्य और साथ में 3 बाहरी लोग होते हैं। ये याद रखना, मौद्रिक नीति समिति। वही मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति तय करती है किस तरीके से हमें वो रेपो रेट रखना है, कितना रिजर्व रेपो रेट रखना है, महंगाई का टारगेटिंग करने का। तो सबसे पहले याद रखना, मौद्रिक नीति कौन बनती है? आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर, 2 आरबीआई के और सदस्य और साथ में 3 बाहर से अर्थशास्त्री या सरकार की तरफ से बेसिकली होते हैं। तो इसमें 6 लोग मॉनेटरी कमेटी में होते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि मॉनेटरी कमेटी के बारे में बताइए, तो पूछे कहते कि राज्य के गवर्नर कौन? राज्यपाल ने भी इसके गवर्नर बोलते हैं उसको, आरबीआई अध्यक्ष उसका। तो इसके बाद सबसे पहले इसमें 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार की तरफ से होते हैं। मौद्रिक नीति की हर 3 महीने में बैठक होती है, साल में 4 बार बैठक होती है, जो ये तय करती है कि हमें किस तरीके से अपनी मौद्रिक नीति को रखना है। तो मौद्रिक नीति को बनाए रखने के कुछ साधन, कुछ टूल्स हैं जिनका उपयोग करती है। तो इसको टूल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मात्रात्मक, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, और एक होता है गुणात्मक या क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले मात्रात्मक की हम बात करेंगे। तो मात्रात्मक साधन में पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति के कौन कौन से गुणात्मक साधन है, कौन कौन से मात्रात्मक साधन। तो मात्रात्मक साधन को आप मात्रा से आप समझ सकते हैं, जिसके मतलब कोई चीज़ की मात्रा जैसे आएगा तो आप समझ जाएंगे। जिसमें हो गया नगद, आरक्षित, कैश। अभी क्या होता है मैं इनको आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सुन लेना। कैश रिजर्व रेशियो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। उसके साथ साथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये जो आप इनको पढ़ करके मात्रा इससे आसानी समझ सकते हैं, कुछ मात्रा जैसा कुछ लग रहा है। तो ये मात्रात्मक साधन होते हैं जिनका इस्तेमाल आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तरलता को बनाए रखने के लिए करती है। उसके बाद गुणात्मक साधन, क्वांटिटेटिव टूल की बात करेंगे तो इसमें जैसे मोरल सैचुएशन हो गया, बातचीत का माध्यम हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कई बार कर देती है। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट को कम ज़्यादा कर देना आप, तो एक तरीके को आप नैतिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे। तो कौन से गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक में कौन से आते हैं, जैसा नैतिक दृष्टिकोण हो गया। उसके साथ क्रेडिट ऑफ राशनिंग को कम ज़्यादा कर देना, प्रत्यक्ष कार्रवाई करना, सीमांत आवश्यकताएँ। तो इस तरीके से ये गुणात्मक। और मात्रात्मक एक कैश रिजर्व रेशियो हो गया, सीआरआर हो गया, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। उसके साथ साथ जैसा कि
स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, SMF हो गया, MSF सीमांत स्थायी दुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, ओपन मार्क बैंक दर। तो इस तरीके से दो में डिवाइड कर लिया हमने, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। उसका फिर कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, जैसे मैंने पढ़े कि ये गुणात्मक माध्यम है। कैश होता क्या कैश रिजर्व रेशियो? देखिए, जैसा कि लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, सभी लोग जमा करते हैं, तो बैंक में पैसा जमा करने का एक हिस्सा बैंक नकद के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो, अरे इतना सारा पैसा है, हर रोज जमा करते हैं, तो ये कैसे संभव होता है? फ्राइडे के दिन बैंक क्या करती है, अपना जिसका उसका 5 दिन में जितना भी पैसा आया रहता है उसका सारा हिसाब लगाती है। उस हिसाब का 4%, मान लीजिए पूरे देश की बैंकों में 1 लाख करोड़ जमा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख करोड़ का 4% बैंक क्या करेगी, RBI के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। ये एकदम रूल है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है, उसकी आप ये ना सोचिए कैसे होता होगा, ये वो अपना प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो 4%, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब ये कम या ज़्यादा कितना रखना है, बेसिकली ये रिजर्व बैंक ही इसको तय करता है, जो मैंने आपको रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में बताया। तो इस तरीके से कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो RBI को एक नगद के रूप में बैंकों के द्वारा रखा जाता है, एक सुनिश्चित किया। यार पहली बात, दो बातें याद रखें, पहले कैश है तो कैश में रखा जाएगा, नाम ही कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरी बात ये RBI के पास रखा जाता है, ना कि बैंक के पास। दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी। बेसिकली इस समय जो है लगभग 4.5 है कैश रिजर्व रेशियो जो है। अब इसको थोड़ा घटना और बढ़ना से भी समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए RBI ने कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया, पहले मान लीजिए 4% था, उसको कर दिया 4.5%। अब क्या होगा, जो बैंकें हैं उनके पास पैसा कम हो जाएगा। आपको लग रहा होगा, अरे सर 50.5 ही तो बढ़ाया है। 0.5 बढ़ा देने का मतलब समझते हैं आप, पूरे बैंकों का सब मिला करके कई 80 शायद 1 लाख करोड़ से ऊपर रकम चली जाती है। तो इस तरीके से इतनी रकम RBI के पास जमा हो जाएगी। अब बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। इसे कहते हैं कि महंगी मौद्रिक नीति, कि सरकार रिजर्व बैंक जो चाहता है कि शायद बैंकों के पास पैसा कम से कम रहे। इसको और मैं अभी आगे से बताऊंगा। तो इतना कैश रिजर्व रेशियो आप समझ गए। उसके बाद एक होता है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटिटी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंक को भी, जैसे अभी मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो बताया, उसमें क्या था कि रिजर्व बैंक के पास कुछ जितना भी कैश आपके पास आ रहा है 5 दिन में, उसका 4% रखना पड़ रहा है। इसमें क्या होता है, बैंक अपने पास रखती है, लेकिन ये कैश में नहीं होता, ये सोने चांदी के रूप में, उसके बाद बुलियन के रूप में या सोने की ईंट के रूप में, इस तरीके कैश में नहीं बेसिकली होता, दूसरे रूप में इसको रखा जाता है। ये होता है लगभग 18%, वर्तमान में ये है हमको लग रहा है, हाँ इसे 18 से 20% के आसपास रहता है। तो अब देखिए 100 रुपये जमा हुआ, 4 उधर चला गया, 18% ये हो गया, 22% तो ऐसे ही सेव हो गया, बिल्कुल एक तरीके से फ्रीज कह सकते हैं आप। ये बैंक इसलिए रखा जाता है कि देखिए, बैंक में भाई कोई कब कितना पैसा आ जाएगा, कितना चला जाएगा, कोई जानता तो है नहीं। कभी ऐसी स्थिति हो जाए, बैंक रन की स्थिति हो जाए, लोगों को ये लगे कि अरे पैसा बैंक, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो ये एक तरीके से किसी भी इमरजेंसी के लिए निपटने के लिए इतना पैसा रखना ज़रूरी होता है कि मान लीजिए बैंक रन की स्थिति आ जाए, कोई बैंक करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए बातें, तो जो पैसा लोगों ने दे रखा है उनका उस पैसे से लौटाया जा सके। अब मान लीजिए सारा बैंक के पास पैसा है, सारा बैंक ने लोन पे उठा दिया, तो बैंक क्या रहा, कुछ अभी इमरजेंसी पड़ गई तो क्या करेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है कि बैंक कैश रिजर्व रेशियो, सॉलिडिटी मार्जिनल रेशियो, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में बैंक 4% कैश के रूप में, कैश CRR के रूप में, और SLR के रूप में 18% रखती है। CRR रखा जाता है रिजर्व बैंक के पास, SLR रखा जाता है बैंक अपने पास। एकदम रूल है, ये रखना ही पड़ता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हमको दूसरे से डिफरेंट चीज़ें पता रहें। इसको सिक्योरिटीज वगैरह के रूप में रखा जाता है। तो कई बार पेड़ में आ सकता है कि ये नकदी में परिवर्तित हो जाता है, जो मतलब ये इस तरीके से वैधानिक तरलता अनुपात रखा जाता है कि जिस बार सोने के रूप में रख लिया, उसको बाद में तुरंत सिक्के में बदल लिया, पैसे में बदल गया, या प्रतिभूतियाँ रख लिया, तुरंत उसको सिक्योरिटी में बदल लिया, उसको पैसे में बदल लिया। ये रखना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं रखेगी तो उनको बहुत सारा एक तरह जुर्माना लगता है, लगाना 3% से ज़्यादा प्रतिवर्ष की दर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो CRR SLR में आपको अंतर पता चली कि एक बार और बता देता हूँ। CRR कैश में रखा जाता है, बैंक रिजर्व बैंक के पास रखती हैं, उसके साथ साथ इसमें ब्याज नहीं, कोई ब्याज व्याज नहीं मिलता, इसमें केवल रखा ही रहता है। जबकि SLR की बात आप कर रहे हैं तो ये बैंक अपने पास रखती है, इसको बेसिकली प्रतिभूतियों के रूप में, नकद के रूप में, उसके सोने के रूप में रखा जाता है। बैंक SLR पर ब्याज कमाते हैं, कुछ SLR पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाता है।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया। SLR कम ज़्यादा क्या होता है, अगर CRR कम किया तो क्या होगा। मान लीजिए कि CRR हमने क्या किया, 4% था CRR, उसको घटा के 3.5 कर दी, अब 3% मान लीजिए। 1% कम किया तो पता क्या होगा, 1% CRR अगर बैंक कम कर दे तो इससे क्या होता है, कई लाख करोड़ रुपए मार्केट में आ जाते हैं बैंकों के पास। ये बहुत बड़ी रकम होती है। 1% अगर कम ज़्यादा बैंक इधर, पूरे देश में कितनी सारी बैंकें हैं, आपको तो केवल अपना बैंक याद आता है कि यार हमको SBI है, यही है, ऐसा नहीं। इतनी सारी बैंकों में जब 1% कम होता है, बहुत सारा मार्केट में आ जाए। इलिक्विडिटी को कम ज़्यादा, तरलता को कम ज़्यादा करता है, जिससे महंगाई नियंत्रित होती है। इसको मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके बाद बैंक दर होता है। देखिए भाई, बैंक कोई पैसा लेगी तो इसका ये मतलब थोड़ी अपने पास रखे रहेगी। बैंक के पास पैसा नहीं होता है। वही जो मैंने आपको बता दिया कि 4% जो कैश के रूप में रख लेती है रिजर्व बैंक, और 18% जो बैंक अपने पास सोने या बुलियन के, बाकी बैंक के पास पैसा नहीं होता। बैंक के पास पैसा आता जाता रहता है। एक बार ऐसी बन के रंगती स्थिति कई बार बन चुकी है। लोगों को लगा ये बैंक डूबने वाला है, लोग पहुंचे मेरा पैसा अभी निकालो, अभी निकालो मेरा पैसा, मैं नहीं रखूँगा इस पैसे में। इससे क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था ही बिल्कुल जर्जर हो जाएगी। तो बैंक में पैसा लगातार आता जाता रहता है। बैंक दर क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक में जो भी बैंक है, चाहे SBI, बड़े बड़े जो भी बैंक है, ये रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। तो रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं बैंक दर के रूप। बैंक दर मतलब जैसे कि आपने रिजर्व बैंक से पैसा ले लिया, मान लीजिए SBI ने रिजर्व बैंक से पैसा ले लिया, तो याद रखना काफ़ी लंबे समय के लिए, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर बैंक लेती है तो बैंक दर पे ली जाती है कि तो रिजर्व बैंक उस पर चार्ज करता है। मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए किसी ने लिया तो उसके कुछ चार्ज करी 6.5% है कि आपको 1 साल में इतनी ब्याज आपको चुकता करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, ये बेसिकली वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक समय के लिए, ज़्यादा देर समय के लिए, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए लिया गया ऋण होता है। जिस दर पे ऋण दिया जाता है वही बैंक दर कहलाता है। ये कम ज़्यादा होता रहता है, वर्तमान में 7.5 पड़ता है। अब रेपो रेट देखो, रेपो रेट बेसिकली बैंक दर ही होता है, लेकिन ये अल्प समय के लिए होता है। तो वाणिज्यिक बैंक RBI से कम समय के लिए जो ऋण लेते हैं उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। अक्सर आप सुनते होंगे कि रेपो रेट घटा दी। बैंक दर आप कम सुनेंगे, लेकिन रेपो रेट अक्सर आप सुनते रहते होंगे न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो रेपो दर क्या होता है, रेपो दर वो दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से धन उधार लेते हैं कुछ कम समय के लिए। मान लीजिए 10 ही दिन के लिए लिया, 1 ही महीने के लिए लिया। वर्तमान में रेपो दर 6.5% चल रहा है। देखिए अब थोड़ा रेपो दर के बारे में अक्सर पेपर में आता है, इसको हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। देखिए रेपो दर जो होती है जिस पर बैंक जो होते हैं RBI से उधार लेते हैं। अगर मान लीजिए लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई, RBI को ये लग रहा है कि लोगों के पास में बहुत सारा पैसा आ चुका है, तो लोग के पास पैसा रहेगा तो लोग खरीदारी करेंगे, जब खरीदारी करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, श्योर सी बात है। तो इसके लिए एक तरह मैंने आपको बताया ना अभी, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक टूल है। तो RBI क्या करता है, रेपो दर को बढ़ा देता है। रेपो दर को अगर बढ़ा दिया, अब मान लीजिए 4% था, उसको 5% रेपो दर मान लेता, उसको बढ़ा के 6% कर देगा। अब 1% बढ़ाने से पता क्या होगा, अब बैंक लोन लेना कम कर देंगे कि भाई अभी तक हम 100 रुपये लेते थे तो हमें 5 रुपये ही पे करना पड़ता सालाना ब्याज, अब हमको 6 रुपये ब्याज करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। जब नहीं लेगी, बैंक नहीं लेंगे तो ये बैंक दूसरे लोगों, ग्राहकों को भी लोन नहीं दे पाएंगे। इससे क्या होगा, EMI की दर घट जाती है, ध्यान रखना है। EMI की दर बढ़ जाती है, रेपो रेट बढ़ेगा तो EMI, भाई ये पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है, आप समझिए इस बात को। अगर RBI रेपो रेट को पहले हम पढ़ने चलिए बढ़ा देता है, अगर रेपो रेट को ये बढ़ा देगा तो दूसरे बैंकों के पास पैसा कम होगा। जब पैसा उनके पास कम होगा तो वो ज़्यादा ब्याज पे देंगे पैसे, जब ज़्यादा ब्याज पे पैसा देंगे तो पैसा हमको लेना महंगा पड़ जाएगा। तो EMI का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने कोई चीज़ ली, अब उसको हम हर मंथली या साल में, EMI बेसिकली मंथली होता है, 2 महीने 3 महीने हम उसको एक, जैसे मान लीजिए आपने ट्रैक्टर निकलाया 15 लाख का, अब ट्रैक्टर निकलवाया आपने 1 लाख रुपए आपने पे करी, अब बाकी 14 लाख को EMI के रूप में है। अब EMI आप जमा कर रहे हैं हर महीने, मान लीजिए 30,000 रुपये जमा कर रहे हैं। अगर रेपो रेट कम हो, रेपो रेट अगर बढ़ा देगा तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ध्यान रखना, बस इसको याद कर लेना और समझ लेना कि EMI कितना डिपेंड करता है, काफ़ी डीप चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी कोई बताते हैं रेपो रेट बढ़ा के लोग निकल जाते हैं। तो EMI जो होता है वो निर्भर करता है रेपो रेट और RBI, जितना रेपो रेट बढ़ेगा उतना EMI बढ़ेगा, सीधा संबंध आप समझ लीजिए। और अगर रेपो रेट घटेगा तो EMI भी घटेगा।
इससे क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है, निवेश व्यापार ये सब कम हो जाते हैं अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो। और वहीं रेपो रेट को अगर कम कर दे, रेपो रेट अगर आपने कम कर दिया, इसका मतलब आप आरबीआई को ये लग रहा है कि हम कम पैसे ब्याज लेकर के, मान ली पहले 10 रुपये ब्याज लेते थे, अब 8 रुपये ले रहे हैं, तो लोग और अधिक से अधिक पैसा बैंक के लेंगे, फिर उन लोगों तक और आसानी से बैंक पैसा पहुँचाएंगे, तो इससे पूरी श्रृंखला लगातार चलती रहती है। तो ये कह देना कि रेपो रेट कम करना अच्छा है या ज़्यादा करना अच्छा है, ये गलत होगा। ये कहना कि रेपो रेट स्थिति के अनुसार, अर्थव्यवस्था के अनुसार लगातार एडजस्ट किया जाता रहता है 4 से 6 5 के बीच में। भाई महंगाई बहुत ज़्यादा तो आरबीआई क्या करेगी, कम करेगी, नहीं तो दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को सामान ही नहीं मिल पाएगा। या हमारी महंगाई बहुत कम हो रही है, अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, तो रेपो रेट को कम कर देगी, जिससे लोगों के हाथ में पैसे पहुंच जाए। इसी के विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट। यही बता दें तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आरबीआई, एसबीआई या दूसरे बैंक क्या कर रही, और वाणिज्य बैंक क्या कर रहे थे, जा करके आरबीआई से पैसा लेती थी और उससे ब्याज देती थी। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं एसबीआई हूँ और मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं उस पैसे को उठा करके आरबीआई में जमा कर देता हूँ कि अब ये पैसे को सुरक्षित रखिए आप, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। अब उस पर आरबीआई आपको ब्याज देती है कि भाई आपने भी तो पैसा रखा है, आपको जब हमने ऋण दिया था तो आपने हमें ब्याज दिया था, अब आप अपना पैसा रख रहे हैं तो एक तरह से हमें ऋण दे रहे हैं। हकीकत ऐसा होता नहीं है। हकीकत ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा, इसलिए हम आरबीआई को दे रहे हैं, आरबीआई को हमसे मांग नहीं रहा है, तो आरबीआई के पास पैसा रखा रहता, इस पर आरबीआई ब्याज देती है। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो होता है लगभग 3.35। अब देखिए बैंकिंग व्यवस्था कैसे चलती है। जब बैंक से हमने रेपो रेट पे ब्याज लिया, रिजर्व बैंक से, वाणिज्य बैंकों ने तो दिया 6 साढ़े 6 रुपये में, और जब हम अपना पैसा बैंक के पास रख रहे हैं, रिजर्व बैंक के पास क्या है, 3.5 रुपये। यही करती हैं ग्राहकों के साथ वाणिज्यिक बैंक। अगर आप बैंक से लोन लें, आपको 10% 15% देना पड़ेगा, और अपना आप बैंक में पैसा जमा कराएं तो आपको 2% तो सेविंग अकाउंट में मिलता है, 3% एफडी वगैरह करा दिए तो 5 से 6% ही मिलेगा। बताइए, तो इस तरीके से बैंक, जो ये पैसे का अंतर आता है, इसी तो बैंकिंग पूरी व्यवस्था ही चलती है कि हमसे लिया 10 रुपये में और हमें दे रहा है केवल 4 रुपये, तो 6 रुपये जो पर ब्याज बच रही है, इसी से पूरी बैंकिंग व्यवस्था ही चलती है। मैं 6 रुपये कह रहा हूँ, इसके हम 6 मत समझिएगा, इसका मतलब बहुत सारा रुपया हो गया। अब हम बात करते हैं, एक होता है लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी। तो वही है, लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी का मतलब होता है कि लिक्विडिटी, तरलता। तरलता को मैंने आपको बताया था कि कितना जल्दी आप पैसे को प्राप्त कर पाते हैं, बस इतना समझ लीजिए, तरलता। तो इसी के लिए रेपो रेट को घटाना, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना, ये स्थिति के अनुसार की जाए। तो जब तरलता की बात करिए, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों कम होगा तो तरलता ज़्यादा होगी। हिम्मत से ध्यान रखना कि यहाँ बहुत कंफ्यूज किया जाता है। रेपो रेट, देखिए रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, हम अधिक से अधिक लोन ले पाएंगे, रिजर्व बैंक अधिक से अधिक लोन, लोगों को रोल, दूसरी बैंक की जो होगी वो रिजर्व बैंक से अधिक लोन लेंगी कम रेपो रेट पे, ठीक है। और कम रेपो रेट होगा तो कम दाम पर ग्राहकों को मिलेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, एक बात। और मैंने कहा कि रिवर्स रेपो रेट भी कम होना चाहिए तरलता के लिए। अब रिवर्स रेपो, अब मान लीजिए कि अब हम क्या करें, जैसे मान लीजिए मैंने अपना पैसा बैंक में रखा, मान लेते मैं एसबीआई हूँ, अपना पैसा बैंक में रखा, अब एसबीआई क्या करे, रिवर्स रेपो रेट कर दे 2%। तो मुझे लग रहा है कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं 2% रुपये से अच्छा मैं अपना पैसा बाहर ही ना लगा दूँ कहीं, तो 2% लोन मुझे ब्याज मिल रहा है। तो ध्यान रखना है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों तरलता को बढ़ाते हैं अगर कम है तो। और इसका विपरीत अगर ज़्यादा है, अब रेपो रेट को ज़्यादा आप कर दीजिए, रेपो रेट को जब ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, जो पैसा था रिजर्व बैंक के पास वो आसानी से मैं नहीं ले पाऊंगा, या एसबीआई या दूसरी बैंक के उधार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा ब्याज कर दिया। तो इससे तरलता घटेगी, इससे पैसा मार्केट में कम आएगा। बिल्कुल रट लेना ही चीज़ का, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम है तो तरलता बढ़ेगी, तरलता और रिवर्स रेपो रेट का वन अपान अपोजिट संबंध होता है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर अधिक है तो तरलता भी कम होगी। तरलता, ये कम है तो तरलता अधिक होगी, और अगर ये अधिक है तो तरलता कम होगी। अब रिवर्स रेपो रेट अधिक होगी, तरलता से घटाएगी। अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट अधिक है, मान लीजिए 5% है, मेन मान लीजिए, तो एसबीआई क्या करेगा, अपना एक्स्ट्रा पैसा कहीं निवेश करने के बजाय आरबीआई के पास ही रखना पसंद करेगा। तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा नहीं, क्योंकि एसबीआई ने अपना पैसा आरबीआई के पास दे रखा, तो तरलता क्या होगी, कम होगी। तो बस इसको बिल्कुल क्लियरिटी से याद रखना है। हाँ, तो अब इसको थोड़ा सड़ कर, रेपो रेट बढ़ेगा तो ब्याज दर बढ़ेगा, जिससे उपयोग और निवेश घटेगा और विकास भी कम होगा। देखिए पूरा लिंक है। उसके बदले अगर रेपो रेट कम होगा तो ब्याज दर भी कम होगा, उपभोग निवेश ज़्यादा होगा और विकास की गतिविधियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो आमतौर पर ये कोशिश करती है आरबीआई कि रेपो रेट को कम ही रखा जाए, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है जिससे बढ़ाना पड़ता है।
उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? रेपो रेट, ये आप समझ गए, बैंक दर, CLR, SLR। उसके बाद होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है जी? एक विंडो के माध्यम से उपलब्ध कराती है राशि MSP कि मतलब धन उधार ले सकते हैं, भी एक तरीके से एक फैसिलिटी है, ताकि अधिक की सीमांत स्थायी सुविधा दर और दंडात्मक दर है जिस पर आप बैंक LFA विंडो के माध्यम से बैंकों को उपलब्ध राशि का अतिरिक्त RBI से धन उधार लेती है। मतलब जो उपलब्ध राशि है उसका RBI से उधार लिया जाता है। उसके बाद रेपो रेट बता दी मैंने, ये बता दिया। अब देखिए रेपो रेट को कोई याद नहीं करना है, अक्सर ये कम ज़्यादा होता रहता है। रेपो रेट रेपो रेट, तो इसको थोड़ा उसमें नज़र बनाए रखना पड़ता है पेपर में कि कितना RBI ने घटाया। एक शब्द था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बिक्री और खरीद होती है कि जब RBI को लगता है कि ज़्यादा लिक्विडिटी है तो प्रतिभूतियों को क्या करती है? बेच देती है। जैसा मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़, प्रतिभूति का मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह से कोई चीज़ आपके पास है जिसको आप बेच करके किसी से पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह से RBI क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग ये पाया भी है कि प्रतिभूतियों को बेचेगी और मार्केट से लोग पैसा खींच लेगी, तो तरलता क्या हो जाएगी? कम। और अगर प्रतिभूतियों को बेच लेती है तो क्या होता है? अगर मान ली प्रतिभूति बेचती है तो क्या कहते हैं? पैसे ले लेती है। और खरीदती है, अगर आपसे खरीद के और आपको पैसा देती है तो तरलता बढ़ जाती है। ये याद रखना है। ये तो थे क्वांटिटेटिव गोल। अब क्वालिटेटिव गोल में क्या होते हैं? जैसा राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि मतलब कोई बैंक अगर लोन पैसा नहीं पे कर पा रहा तो उसको उसकी क्रेडिट को हटा देगा। नैतिक दबाव की मतलब आपको समझाया जाए कि भाई आप अपनी बैंकिंग व्यवस्था को सही से चलाएं। प्रत्यक्ष कार्रवाई कई बार होता है, मुझे एक जगह मैंने हम लोग पढ़ा था, जुर्माना लगा देती है। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में, क्या होती है। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आया। देखिए 2014 में गवर्नर थे रघुराम राजन जी। उसी समय RBI के ही सदस्य उर्जित पटेल, बाद में ये भी गवर्नर बने। तो इन्होंने क्या की, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने की कि भाई एक मौद्रिक नीति समिति होना चाहिए जो तय करे कि किस तरीके से हमको अपनी मौद्रिक नीति को बनाना है। तो इसमें RBI गवर्नर हो गए। तो मौद्रिक नीति समिति जो होती है ये 6 लोगों से मिलकर बनती है। इसमें सबसे प्रमुख RBI गवर्नर होते हैं, 2 अन्य गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर जिन्हें कहा जाता है। RBI बोर्ड, उसके साथ साथ RBI बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी जो बेसिकली RBI का ही सदस्य हुआ करता है। और 3 अन्य सदस्य होते हैं। 3 लोग RBI के होते हैं और 3 लोग RBI के बाहर के होते हैं। 6 लोग मिलकर के मौद्रिक नीति समिति बनाते हैं। यही लोग मैंने आपको शुरू में बताया था, यही तय करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली इनका काम रेपो रेट तय करना होता है, बाकी और काम ही नहीं करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि रेपो रेट, बैंकिंग दर, यही लोग तय करते हैं। इसमें क्या होता है ये पूछा भी गया, कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 बैंक के RBI की तरफ से 3 होते हैं। उसके बाद सरकार की ओर से बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर के पास दूसरा निर्णय कोर्ट होता है। समिति का निर्णय RBI पर बाध्यकारी होता है। MPC की बैठक के लिए 4 सदस्य, कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। और RBI गवर्नर के पास मान लीजिए कुछ हिम्मत में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य में क्या हुए? 2 मान लीजिए सरकार के हैं, 2 RBI के हैं, दोनों ने वोट कर दिया। तो इसमें स्थिति में क्या होगा? RBI गवर्नर के पास एक तरीके से वीटो पावर भी होता है। गवर्नर के पास दूसरा निर्णायक कोर्ट होता है, कोई वीटो पावर से कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा बैंकिंग मौद्रिक नीति की सीमा की बड़ी गारंटी, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्तीय समावेशन का अभाव है, कुछ चीज़ में थोड़ा बहुत निगेटिव पॉइंट भी दिए गए हैं। उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए समिति बनी थी एम नरसिंघम समिति 1 और एम नरसिंघम समिति 2, जिनका निधन हो गया है। तो इन्होंने कई सुधार दिए थे कि भाई बैंकिंग की कैसे NPA से निपटा जाए, कैसे किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से संचालित किया जाए, छोटे किसानों की मदद की जाए। उसके बाद कम दर पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किस तरीके से कम रखा जाए ताकि अधिक से अधिक लिक्विडिटी रहे। ये उसके बाद एक शब्द होता है ऑपरेशन ट्वीट। ऑपरेशन ट्वीट क्या होता है? घुमाना। इससे क्या होता है कि अल्पकालिक के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त RBI क्या करते हैं? पहले प्रतिभूतियों को थोड़े समय के लिए बेच देती है, फिर बाद में खरीद लेती है, जिससे ब्याज दरों में
आसानी होती है। मतलब आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के आदि बहुत अभी शुरुआत किया गया है इसके द्वारा आर्थिक स्थिति जब केंद्रीय बैंक अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बैंक बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग लंबी अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए करता है, जिससे लंबी अवधि पत्रों पर ब्याज दर आसानी उपलब्ध होता है। मतलब ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करता है, ये अपनी प्रतिभूतियां पहले थोड़ा बेच लेता है, कुछ पैसे हो जाते हैं, फिर उनसे फिर से प्रतिभूतियां खरीदता है। इस तरीके से स्थिति के अनुसार करता है आरबीआई, बहुत इसका यूज नहीं किया जाता। ये भी एक तरीके से हम गुणात्मक साधन के रूप में ही देखते हैं मौद्रिक नीति, आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखी आपको इसमें लगभग 40 मिनट की वीडियो में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है। इस वीडियो को आप बढ़िया से अच्छे से देख लेंगे 1 से 2 बार, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।